अस्सलाम वालेकुम। विद टाइम उनकी एक्टिंग बेहतर होगी। मैंने बताया था ना। हमें पहले तो कोई अगर लास्ट क्लास के लेक्चर्स जो हैं उनसे रिलेटेड तो कोई क्वेरी है, पहले तो मुझे वो सेंड कर दें चैट के ऊपर, और फिर हम क्लास को नॉर्मल जो है इसको स्टार्ट करें। हाँ भाई, लास्ट क्लास में हमने जिस टॉपिक को हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे वो यूएसडी जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। मैं पहले उसी को ओपन कर लेता हूँ ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, एसडीएलसी को हमने कवर कर लिया था और यूएसडी को हमने, ठीक। हाँ भाई, किसी को अगर क्वेरी है लास्ट क्लास के लेक्चर से रिलेटेड, कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, पहले तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए, फिर मैं आपको प्रॉपरली भेजूँगा लेक्चर। अच्छा, अटेंडेंस जो है जैसे आपको पता है कि वो फ़ौरन सेंड कर दिया करें जैसे आप कनेक्ट करें। वालेकुम सलाम सलमान, जैसे आप कनेक्ट किया करें फ़ौरन अटेंडेंस सेंड कर दिया करें, ठीक है। अभी 2 स्टूडेंट ने अटेंडेंस सेंड की, बाकी लोग भी कर दें, तीसरे अनस ने भी कर दिए। अच्छा जी, ये लास्ट क्लास के लेक्चर हमने जो डिस्कस कर रहे थे वो यूनिफाइड प्रोसेसेस को हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें से हमने फेजेस वर्क फ्लोज को हमने डिस्कस किया था, और उन फेजेस में से हमने इंसेप्शन, एलिब्रेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन फेज को विद रिस्पेक्ट टू वर्क फ्लोज जो है वो डिस्कस किया था। इसमें जो कोर वर्क फ्लोज थे हमने उसको डिस्कस किया था, एज वेल एज हमने सपोर्टिंग वर्क फ्लोज को भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसके साथ साथ हमने जो ये फेजेस हैं जिसमें इंसेप्शन फेज को और एलिब्रेशन फेज को हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। ये छोटा सा हमने लास्ट क्लास का जो समरी थी वो ये वाली थी। अगर किसी को फर्दर कोई चीज़ ऐसी है जो कि प्रीवियस लेक्चर्स से रिलेटेड कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, कहीं कोई एम्बिगिटी है, और प्रोवाइडेड कि आपने उसको पढ़ा हो पहले लेक्चर पे, ठीक है, तो लेक्चर्स को जरूर भाई जो भी लेक्चर पढ़ रहे हो उनको गो थ्रू कर लिया करें। अच्छा, दूसरे भी सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं। मैं एक और चीज़ आपको रिमाइंड करा दूंगा कि जो आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है प्रीवियस वाला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, हम बेसिकली उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैं डेवलपमेंट तो आपको ज़ाहिर बात है इसमें हम नहीं करेंगे, लेकिन एनालिसिस और डिज़ाइन जो है वो हम कोशिश करेंगे थोरो हम कर लें। सो फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ कोशिश करेंगे कि जितने भी हम इस कोर्स में डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से जो कुछ कर रहे हैं वो सब का सब जो है वो आपके जो ऑलरेडी डेवलप्ड प्रोजेक्ट है हम उसको ही कंसिडर कर लेंगे। अच्छा, उसमें फिर ज़ाहिर बात है डेवलपमेंट तो आपने एनालिसिस के हिसाब से नहीं की होगी, तो वो फिर हम देखेंगे कि ज़रूरी नहीं कि आपकी जो एनालिसिस है वो करेक्ट हुआ हो, तो हम उसको भी मैप कर लेंगे कि आपने कहाँ पे एनालिसिस जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम रही है जो आपके प्रोजेक्ट में हुई होंगी, और डिज़ाइन में भी अल्टीमेटली आपके जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया होगा तो उसके साथ कंपैरिजन आप कर लेंगे कि जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली होना कैसे चाहिए था, उसका एनालिसिस और उसका डिज़ाइन जो आपने नहीं किया वो हम इस बेसिकली कोर्स पे हम उसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। और ये फिर आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन और ये सब जो कुछ है ये फिर आपको हेल्पफुल होगा आपके एफआईपी के में, ठीक है। अच्छा जी, सादान का मैसेज आया कि उनका लोड शेडिंग है, ठीक है, सादान का मैं अटेंडेंस मार्क कर दूँ, ठीक है। सादान को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है, उसको मुझे मैसेज मिल गया, मैं इंशाल्लाह उनको। अच्छा जी, अभी 10 स्टूडेंट्स ने कनेक्ट किया है, अभी तो बहुत कम लोग हैं। हाँ भाई, आप लोगों के पास तो कोई क्वेश्चन नहीं है रिलेटेड टू दी लास्ट लेक्चर? हाँ भाई, कोई अगर क्वेश्चन है पहले उसको देख लें, ताकि अभी 10 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। सादान जो है उनका फ्लो शीटिंग है, 11 हो गई एक तरह से, और बाकी कोई जी किसी को कोई क्वेरी है तो पहले
आप मुझे वो सेंड कर दीजिए, और अटेंडेंस सब सेंड कर दें। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे यूनिफाइड प्रोसेस के फेजेस को हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली। मैं अब इसी को कंटिन्यू करके और फिर आगे मैं प्रोसीड करूंगा। इन द मीन टाइम जितने स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया ठीक है। देखिए, हमने इसको जो जो हम इसकी बात कर रहे थे, फेजेस की, इंसेप्शन, एलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन, हमने बात ये की थी कि ये जो प्रोसेसेस हैं ये विद रिस्पेक्ट टू वर्क फ्लोज हम इसको डिस्कस करेंगे। जिससे मैंने आपको बता भी दिया था कि ये जो थिकनेस है बेसिकली वेव्स की, ये बेसिकली ये डिटरमाइन करती है कि आपके पास किस पर्टिकुलर वर्क फ्लो में और किस फेज में उसकी जो डिग्री है वो कितनी है। ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि इसमें एक्टिविटी हाई है, और जैसे लो होगी उसका मतलब है कि इसकी एक्टिविटी लो होती जाएगी। जैसे जैसे आपके पास ये फेजेस जो हैं वो इसमें आगे आप प्रोसीड करेंगे, आप इंसेप्शन से एलेबोरेशन और फिर कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन में जाएंगे आप। तो बिल्स मॉडलिंग की जो आप देख रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन है, जो उसका रोल है, अब वो बेसिकली थिकनेस डिटरमाइन कर रहे हैं कि यहाँ पर हाई है, एलिब्रेशन में भी काफ़ी हाई है, और कंस्ट्रक्शन में अल्टीमेटली जो कि आप उससे स्टार्ट करते हैं जब सारा कुछ आप जो मॉडल है वो आप कलेक्ट भी कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स को गैदर भी कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स से हम देख रहे हैं ये दोनों चीज़ें आपकी कलेक्ट हो चुकी होती हैं, उसको एलेबरेट भी आपने कर लिया होता है, यानी एनालिसिस भी आपने कर लिया होता है, और डिज़ाइन भी आप जो यहाँ पर अगर आप यहाँ देखें तो वो आपको काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका होता है। और कंस्ट्रक्शन के जो फर्स्ट इटरेशन है उसमें तो आपने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लेना चाहिए इन तीनों चीज़ों को, ताकि आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉपरली और करेक्टली कंप्लीट रिक्वायरमेंट के साथ आप अपनी कंस्ट्रक्शन जो है उसको आगे कैरी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने लास्ट उसमें हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था। फिर मैंने आपसे जो फेजेस हैं उनमें से सबसे पहले मैंने इसको दोबारा से मैंने डिस्कस किया था कि इंसेप्शन फेज अगर आप देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बिजनेस केस जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट हो चुकी होती है, और प्रोजेक्ट के स्कोप और उसकी बाउंड्रीज वगैरह जो भी हैं, जो इसके जो कहते हैं कंस्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, वो सब आप यहाँ पर इसमें इंसेप्शन फेज के अंदर डिसाइड कर चुके होते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक डायग्राम जिसको हम इंशाल्लाह ताला आज हम नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको कोशिश करेंगे इसको स्टार्ट कर दें। वो नेक्स्ट सेशन जो भी होगा आज के इंशाल्लाह ताला हम वो है यूज़ केसेस। ठीक है, यूज़ केस डायग्राम को हम देखेंगे कि आप जो इंसेप्शन फेज जो है इसमें आप जो रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन के मॉडल के एस्पेक्ट से, तो वो हम बेसिकली यूज़ केसेस के थ्रू कर रहे होते हैं। तो की जो रिक्वायरमेंट है वो यूज़ केसेस के थ्रू हम बेसिकली कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। इसी के साथ साथ हम इसमें रिस्क को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट का स्केड्यूल है, जो उसकी कॉस्टिंग है, ताकि उसकी बजटिंग वगैरह हम कर सकें, वो सब हमने इंसेप्शन फेज के अंदर कर लिया होता है। और रिमेंबर मैंने आपसे ये कहा भी था लास्ट क्लास में कि प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग और कॉस्टिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसेप्शन फेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपने क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट, प्रॉपर जो लीगल एग्रीमेंट है वो आप साइन कर चुके होते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आपने उनको बता भी दिया होता है कि उनका प्रोजेक्ट जो है उसके डिलीवरेबल्स की डेट्स क्या क्या हैं, और आपने उस प्रोजेक्ट की जो भी प्राइस है, कॉस्ट है, वो आपने उसके बेसिस के ऊपर आपने क्या रखी है। तो क्लाइंट को आपके साथ एग्रीमेंट यहाँ पर कॉस्ट वाइज भी करना होता है और स्केड्यूल वाइज भी करना होता है। टाइम भी बताना पड़ता है आपको कि आप उनको कितने टाइम में अपना प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर करेंगे, या उनको कब तक उनको रिक्वायर्ड है और किस कॉस्ट में उनको ये पड़ेगा। तो ये चीज़ें अगर आपने इंसेप्शन फेज में अल्टीमेटली नहीं की तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक एग्रीमेंट क्लाइंट से साइन नहीं किया, और जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं होगा अल्टीमेटली तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे बिगिन करेंगे आप। ठीक है ना। तो ये इसको हम कहते हैं माइलस्टोन। माइलस्टोन जो होते हैं वो बेसिकली डिलीवरेबल्स होते हैं कि आपने फर्स्ट मंथ में क्या डिलीवर करना है क्लाइंट को, सेकंड मंथ में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, एंड सो ऑन। तो ये इंसेप्शन फेज में इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये स्टैब्लिश कर लेना चाहिए। ठीक है जी। तो पहले तो हमने ये बात करी। सेकंड फिर आता है इसी तरह से जब आपने जो कुछ गैदर किया है और स्कोप वगैरह आपने डिसाइड कर लिया है, कॉस्ट ऑफ स्केड्यूलिंग वगैरह आप डिसाइड कर चुके होते हैं, तो आप बेसिकली उन चीज़ों को यहाँ पर इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, उसको डिटेल के अंदर आप उसको एज पर योर टेक्निकल रिक्वायरमेंट आप उसको इनसे जो रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की उसको इलेबोरेट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको टेक्निकल जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसको आप यहाँ पर कंसिडर करते हैं, यानी कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन से डेवलपर्स हैं, ये सारा कुछ जो है ये आपके पास ऑलरेडी आपकी नॉलेज में होता है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपको ये इसका वर्किंग आर्किटेक्चर जो है डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट का
वो यहाँ पर आपको एलिब्रेशन के अंदर डिसाइड करना होता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें जो भी आपके पास रिस्क फैक्टर्स हैं, वो सिस्टम आर्किटेक्चर वगैरह, वो सब चूंकि आप पहले इंसेप्शन के अंदर बात कर चुके थे, तो यहाँ पर उसको वैलिडेट करते हैं कि वाकई जो आपने उनसे कमिट किया था वो सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है। तो उसकी वैलिडेशन भी जो सिस्टम आर्किटेक्चर की है वो भी आप यहीं पर कर रहे होते हैं। और फिर इसके अंदर आपके पास जो आपने यहाँ पर माइलस्टोन्स और जो स्केड्यूल है, अगर इसमें एलेबोरेशन के बाद अगर कहीं पर आपको कुछ चेंज वगैरह करनी हो, कुछ एनहांसमेंट करनी हो, कुछ फर्दर आपको कुछ और यहाँ पे चीज़ें नज़र आती हैं, तो वो भी आप यहाँ पे जो जो प्लान है फेज डिलीवरेबल्स का, अब वो भी आप यहाँ पर फाइनलाइज कर लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि कॉस्ट और स्केड्यूल एस्टिमेशन जो भी आपके पास होती है, कंस्ट्रक्शन फेज में जब जाने जा रहे होते हैं आपको, आपको कितने डेवलपर्स चाहिए, आपको जो हार्डवेयर है वो क्या चाहिए, नेटवर्किंग आपको क्या रिक्वायर्ड है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो इसमें एलेबोरेशन फेज के अंदर डिसाइड कर चुके होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो एनालिसिस है वो भी कंप्लीट हो चुका होता है, और डिज़ाइन जो है वो भी आपका कंप्लीट काफ़ी हद तक हो चुका होता है इन 2 फेजेस के अंदर। और अब उस पर्टिकुलरली एनालिसिस और डिज़ाइन के बेसिस के ऊपर आप जो भी प्रोडक्ट है, जो सॉफ्टवेयर है, उसको डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि आप बेसिकली कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ मेंशन हुआ है कि आप बेसिकली उसकी जो सोर्स कोड है यानी कि सॉफ्टवेयर का, वो आप स्टार्ट कर देते हैं, डेवलप करना शुरू कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं, कोडिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ एक और चीज़ मेंशन हुई है, वो है यूज़र मैनुअल। तो यूज़र मैनुअल बेसिकली ये होता है, 2 तरह के मैनुअल होते हैं। एक होता है जो क्लाइंट का मैनुअल होता है, और एक मैनुअल होता है जो कि टेक्निकल मैनुअल होता है, ठीक है। क्लाइंट मैनुअल का मतलब ये है कि आप एंड यूज़र के हिसाब से, मतलब जो आप अपने क्लाइंट को जो प्रोडक्ट आप सॉफ्टवेयर आप डेवलप करके देंगे आप, तो उसको यूज़ कैसे करना है इस सॉफ्टवेयर को, उसके लिए आप एक क्लाइंट का एक डॉक्यूमेंट भी आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ताकि उनको उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है कि सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है सो। और दूसरा डॉक्यूमेंट जो आप बनाते हैं वो है टेक्निकल डॉक्यूमेंट। टेक्निकल डॉक्यूमेंट बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर हाउस या सॉफ्टवेयर जो आपकी प्रोजेक्ट टीम है, बेसिकली उसके लिए आप डिज़ाइन करते हैं कि आपने जो एनालिसिस किया है उसके लिए आपने क्या स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ किया है, आपने जो डिज़ाइन किया है वो आपने स्टैंडर्ड नोटेशंस के साथ और डायग्राम्स के साथ आपने अपना टेक्निकल डॉक्यूमेंट कंप्लीट किया। टेक्निकल डॉक्यूमेंट का बेसिकली पर्पस ये होता है कि अगर फ्यूचर में अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर में सपोज करें कुछ चेंज करनी है, उसको कस्टमाइज करना है, या कोई और आपके पास एक और नया प्रोजेक्ट आया है जो इसी तरह का इसी डोमेन का प्रोजेक्ट है और काफ़ी हद तक इसमें चीज़ें सिमिलर हैं, तो आप उसमें से कुछ चीज़ें को मॉडिफाई करके और दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी आप इसी सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए फिर आपको अपना टेक्निकल डॉक्यूमेंट अपनी टीम को देना होता है कि ये एक्चुअली एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है और इसमें यहाँ पर हमें पहले चेंज करनी पड़ेगी। उसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन में पहले आपको जाके जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है उसमें आपको पहले मार्क करना होता है कि आपको कहाँ पे किन किन फेजेस में कौन कौन से डिज़ाइन और एनालिसिस के अंदर कहाँ पे चेंजेस करनी है, ताकि आप उस पर्टिकुलरली एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को आप मॉडिफाई कर सकें, चेंज कर सकें एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द अदर या नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आप जिसके लिए आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब टेक्निकल डॉक्यूमेंट तो आप अपने डेवलपमेंट टीम के लिए डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि अगर कभी कोई चेंजेस करनी हो, आपके क्लाइंट के पास फर्दर कोई रिक्वायरमेंट आ गई, या आपने कहा कि सिमिलर डोमेन का कोई और प्रोजेक्ट भी आपको डिज़ाइन करना है जिसमें आप इस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को रीयूज़ करना चाह रहे हो और उसको मॉडिफाई करके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको टेक्निकल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक वैसे इंसेप्शन और एलेबोरेशन के साथ ही आप स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आपको ये फाइनलाइज कर लेना होता है, ठीक है। तो ये कैरी यहीं से होगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो आप गैदर वगैरह करेंगे वो सबसे यहाँ से स्टार्ट होगी और होते होते फिर वो कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर आपके पास वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि फिर आपके पास, मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि आपके पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी इश्योरेंस जो है वो एक डिपार्टमेंट अलग से होता है जो कि आपके जो कोड आप कर रहे होते हैं उसको वो चेक करता है कि आपने स्टैंडर्ड जो भी कोडिंग जो भी आपके पास नेमिंग कन्वेंशंस हैं उनको फॉलो किया है या नहीं किया है। ये भी मैं आपको बता दूं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का, हर सॉफ्टवेयर हाउस का कि जो डेवलपमेंट टीम होती है बेसिकली वो एक स्टैंडर्ड नोटेशंस पे काम कर रहे होते हैं जिसको हम नेमिंग कन्वेंशन कहते हैं। तो हर एक की जो है वो अपनी अपनी नेमिंग कन्वेंशन होती है। तो सबसे पहले जो आपके पास जो कोडर्स होते हैं पहले उनको यही सिखाया जाता है कि भाई आपको क्या नोटेशंस को यूज़ करना है, और ताकि जब वो कोडिंग करने जाएं तो अपने उन्हीं नोटेशंस को, स्टैंडर्ड नोटेशंस को वो फॉलो करें, ठीक है।
तो ये सारा का सारा काम जो है ये वेरिफिकेशन वैलिडेशन ऑफ कोड में आ जाता है, यानी कि आप इसके अंदर के कोड भी कर लेते हैं और आप उसकी अल्फा टेस्टिंग भी यहाँ पर काफी हद तक कंप्लीट कर चुके होते हैं। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर ये बात हुई। उसके बाद फिर आपके पास लास्ट फेज जो है वो ट्रांजिशन का फेज है, यानी आपने एनालिसिस भी कर लिया, डिजाइन भी कर लिया, डेवलप भी कर लिया, अब आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने जा रहे हैं टू दी क्लाइंट्स इन्वायरमेंट, यानी कि इसका मतलब एक्चुअल इन्वायरमेंट में आपका प्रोजेक्ट। यहाँ पर जो था ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे अपने प्रोजेक्ट को प्रोग्राम किया था, डेवलप किया था आपने, ठीक है, जो आपके पास एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट था। अब यहाँ पे जो आपकी जो ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट चूंकि वो कंप्लीट हो चुकी होती है, तो आप अपने इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे अपने क्लाइंट की के एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्लाइंट है वो जहाँ जिस इन्वायरमेंट को यूज कर रहा होगा वो आप उसको वहाँ डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर अगर फ्यूचर में आपको अगर सपोज करें कि मैंने कहा था कि स्पाइरल मॉडल कोई हर प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली स्पाइरल मॉडल पर ही डिजाइन होता है, इवॉल्व करता है। वो फर्स्ट वर्जन जब आप उसको डिप्लॉय कर देते हैं तो फिर आप उसके सेकंड वर्जन के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। क्लाइंट की तरफ से अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है, कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज आती है, कुछ आप समझ रहे हैं गैजेट्स में चेंज आ गए हैं, कुछ नेटवर्किंग में, हार्डवेयर में, तो जैसे चेंजेस आने की वजह से आपको अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को भी चेंज करना पड़ता है। तो उसका नेक्स्ट रिलीज जो है वो आपको डिज़ाइन करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, ताकि आपने जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया है, अगर सपोज करें कि विंडोज 7 पे था और अब वो 10 ईयर चला गया, तो आप उसको अल्टीमेटली अपने प्रोजेक्ट को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ दी न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो भी आपके पास होगी। और हो सकता है कि आपके क्लाइंट को की भी रिक्वायरमेंट जो है उसमें भी क्लाइंट का बिजनेस भी बढ़ेगा। जब आप उसको डिप्लॉय करेंगे तो उसको लोग यूज भी करेंगे और उसके अंदर अल्टीमेटली उनके बिजनेस जो मॉडल है उसमें भी चेंज आएगा आपके। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली उनको भी कुछ नई चीज़ें, नए आइडियाज़ आएंगे कि उनको बिजनेस के अंदर ये कहाँ कहाँ पे फर्दर इसको यूज़ करना है। तो उसके लिए भी आपके पास जो न्यू रिलीजेस हैं उनके लिए भी आपको काम करना होगा। ठीक है जी, तो ये एक का था। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली मैंने कहा कि जो आप बेसिकली यहाँ पे यूज़र मैनुअल जो है, नॉन टेक्निकल मैनुअल कह लें, यूसेज के लिए कह लें आप उसको, क्लाइंट के लिए जो मैनुअल बनाते हैं आप, उसकी फिर ट्रेनिंग भी आप उनको देंगे आप। तो ये ओवरऑल जो आपके पास है यूनिफाइड प्रोसेस जो आपके पास है, उसमें ये चारों फेजेस हैं जो आपके ओवरऑल सॉफ्टवेयर की एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड है। हाँ भाई, अगर इन फेजेस से रिलेटेड अगर किसी को अगर अभी कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी, तो चैट पे मुझे जल्दी से लिख दीजिए, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूँ और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जो आपके पास स्लाइड है वर्क फ्लोज की उसको मैं कंटिन्यू करूँ जी। किसी को अगर अभी तक जो है मैंने आपसे डिस्कस किया है स्पेसिफिकली ये फेजेस से रिलेटेड जो बात है, अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपको अभी भी एम्बिगिटी आपके पास आपके है कॉन्सेप्ट में, तो आप मुझे चैट पे सेंड कर दीजिए फ़ौरन, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँ। अदरवाइज फिर मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ वर्क फ्लो। कोई क्वेरी नहीं, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है इसका मतलब सब कुछ? अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ये हमारे पास है वर्क फ्लो। रिमेंबर कि हमने यहाँ बात की थी कि ये आपके पास फेजेस है जिसको मैंने अभी इंसेप्शन, इलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन को मैंने आपसे डिस्कस किया। अब मैं वर्क फ्लोज को डिस्कस करूँगा, जैसे बिजनेस मॉडल है, रिक्वायरमेंट है, एनालिसिस, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट है। ठीक है, जो वहाँ पर हमने इनको अलग अलग इसमें डिस्कस किया था। अब मैं इसको सेपरेटली डिस्कस करूँ। तो इसमें जैसे हम बात ये कर रहे थे कि बिजनेस मॉडलिंग तो आपके पास वही जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो बिजनेस मॉडल है ये बेसिकली इसको ख्याल रखिएगा कि ये हम स्पेसिफिकली प्योरली कस्टमर के पर्सपेक्टिव से गैदर करेंगे। पहला जो वहाँ पर इसका मतलब है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एंड यूजर्स हैं उन्हें किस तरह का सिस्टम यूसेज वाइज रिक्वायर्ड है, वो आप सिर्फ और सिर्फ इस पर्सपेक्टिव में बिजनेस मॉडल के एस्पेक्ट से रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास तो बहुत क्लियर है कि इसमें आप अपनी तरफ से कोई चीज़ें ऐड नहीं करते, बल्कि क्लाइंट की तरफ से जो उनका बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से जो कुछ वो कहते हैं आप उसको कंसिडर कर लेते हैं इन, और ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर आप आते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स को, जिस यहाँ पहले बात हुई, मैंने लास्ट क्लास में भी इसको आपको याद होगा थोड़ा सा एलिब्रेट किया था आपको, मैं अब रिवाइज ही कर रहा हूँ उसको। यहाँ पे आप देखेंगे फिर आपके पास जो मैंने कहा था कि प्रोटोटाइपिंग अगर आप इसमें ऐड कर लेते हैं, यानी यूजर इंटरफेसेस को भी
आप जो है वो मॉडल कर लेते हैं और क्लाइंट से अप्रूव करवा लेते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास जो भी सिनेरियोज हैं जो एंड यूजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे कंसिडर कर लेते हैं। अब ये हम यूज केस पढ़ेंगे तो हमें आइडिया होगा कि हम किस बात क्या कर रहे हैं, और फिर हम उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं कि आपके पास जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है बिजनेस मॉडल के हिसाब से, और उसको हमने कहा कि बेसिकली अब वो हम इसकी नेक्स्ट फेज जो हमारा है वो हमारा टेक्निकल एनालिसिस और डिज़ाइन की तरफ है। तो ये चीज़ें हमारे पास इसका मतलब है कि जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है क्लाइंट परस्पेक्टिव से भी, और आपने जो उसको डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से अब जो एनालिसिस डिज़ाइन करना है वो भी आपने रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लिया है। ठीक है। जो चीज़ें भी आपको एम्बिग्यूटी वगैरह होगी, कुछ कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम होगी, तो वो आप इन दोनों को कंबाइन करके आप कोशिश करेंगे कि रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लें। ठीक है जी। उसके बाद फिर आप मूव करते हैं एक्चुअल एनालिसिस, क्योंकि आपको सभी सब चीज़ों जब आ जाती हैं बिजनेस मॉडल भी आपको कंप्लीट, मैंने और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी आपसे मैंने कहा था कि जब आप किसी भी बिजनेस डोमेन के लिए आप जब प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर डोमेन की थॉरो नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए जो कि उनके एक्सपर्ट्स के पास होती है ऑपरेशंस के हिसाब से। ठीक है। ताकि आप जब उसको डेवलप करें तो आपको वो सारी चीज़ें कंप्लीटेड हो। ठीक है ना। और फिर आप उसके हिसाब से उन रिक्वायरमेंट को फॉर्मल डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ताकि आपकी जो मॉडल है अब इसको आप फॉर्मल जो है टेक्निकल एनालिसिस डिज़ाइन की तरफ मूव कर सकें इसमें। ठीक है। फिर हम यहाँ पर आते हैं एनालिसिस डिज़ाइन में। इसमें मैंने कहा कि इसमें लॉजिकल और फिजिकल जो डेटा मॉडल है, हम यहाँ पर रिमेंबर कि यहाँ पे ये जो आपके पास होगा ये एक्सटर्नल लेवल होगा। एक्सटर्नल का मतलब है जो क्लाइंट का एंड यूजर का मॉडल के एस्पेक्ट से आपने उसका एक्सटर्नल लेवल डिज़ाइन कर लिया होगा। यहाँ पर जो आप बात करेंगे वो प्योरली डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से बात करेंगे, यानी यहाँ पर एनालिसिस और डिज़ाइन की हम बात करेंगे कि हम इसको कोड करने जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास मॉडल है, डेटा मॉडल है, इसमें लॉजिकल और फिजिकल डेटा मॉडल पर हमारा फोकस होगा। यहाँ पर हमारा फोकस जो है वो एक्सटर्नल लेवल के ऊपर होगा। ठीक है। 3 लेवल आर्किटेक्चर जो आपने पढ़ा होगा डेटाबेस में सिस्टम के अंदर, तो उसमें ये एक्सटर्नल लेवल की रिक्वायरमेंट को गैदर कर लेता है, और उसके बाद यहाँ पर लॉजिकल और फिजिकल मॉडल की तरफ हम इस फेज में इस वर्क फ्लो के अंदर हम आते हैं। ठीक है। जो भी सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर है वो भी हम इसको एनालिसिस कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन है सॉफ्टवेयर की उसको भी हम ऐड करते हैं इसके अंदर। और फिर हमारे पास जो भी डिज़ाइन से रिलेटेड डिज़ाइन से जो भी वर्क प्लान है अपनी, जो ये याद रहे कि हम यहाँ पर अपनी जो डेवलपमेंट टीम है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है बेसिकली वो डेवलपमेंट टीम को ये चीज़ हैंड ओवर कर रहा होता है। ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर जो आप बात करेंगे वो अपने जो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो आपका टेक्निकल टीम है, यानी डेवलपमेंट टीम है, बेसिकली आप उसके लिए वर्क प्लान जो है वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं यहाँ पर। और उसके बाद फिर जो आपके पास है कि आप एक्चुअल कोडिंग जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं यहाँ पर ये कोडिंग। तो उसको आप जो भी आपने यहाँ पर एनालिसिस डिज़ाइन कर लिया, अब उसको आप प्रैक्टिकली उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं और उसकी कोड करते हैं, ताकि आप अपने डेवलपमेंट टीम जो है वो आपके जो एप्लीकेशन जो है उसके कंपोनेंट्स डिज़ाइन करना शुरू हो जाएँ, और फिर आप उस अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूँ, मैंने लास्ट क्लास में आपसे ये बात की थी कि नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं उनकी जो भी टीम्स होती हैं वो हर हफ्ते अपना बिल्ड जो है वो डोमेन पे अपलोड कर देते हैं, या क्लाउड पे अपना हम लोग अपलोड कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि हर हफ्ते एक बिल्ड जो आपका होता है वो अपडेटेड होता है, ताकि क्लाइंट हर हफ्ते की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सके, या आपके अपने जो टेक्निकल जो भी आपके सुपरवाइजर्स हैं वो देख सके कि आपने आपकी जो टीम है उसने इस हफ्ते में कितना काम किया। उसको हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं बिल्ड। ठीक है। और लास्ट क्लास में से कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर हमारे पास जो है वो मंथ का एक बिल्ड हम में करते हैं, हर मंथ की बात करते हैं, हर वीक नहीं करते। तो ये पॉसिबल है आपके, अगर आपके क्लाइंट के साथ और आपकी जो डेवलपमेंट टीम है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, अगर आपके उनके साथ इस चीज़ पर अगर कंसेंसस हो चुका है कि आपको अपने बिल्ड को वीकली देना है, आपको फोर्टनाइटली देना है यानी 2 वीक्स के बाद देना है, या अपने बिल्ड को आपको मंथ के बाद रिवाइज करना है, तो वो आप जो है आप मंथ के बाद कीजिए उस बिल्ड को अपलोड, या जो है वो 2 वीक्स के बाद आप करिए। ये आपकी रिक्वायरमेंट, ये आपके ऊपर है। अच्छा, अगर अटेंडेंस किसी ने सेंड नहीं की है अभी तक, वो सेंड कर दें, क्योंकि मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ अटेंडेंस को। अगर किसी ने भी ज्वाइन किया है और अटेंडेंस को सेंड नहीं किया है तो वो मुझे अटेंडेंस सेंड कर दें। हाँ, ठीक है।
ताकि मैं इसको अपने पास सेव। अच्छा जी, यहाँ तक हमारे पास हो गया कि हमने बिल्ड की बात मैंने आपसे कर ली, और फिर वर्क प्लान जो है ये कोडिंग का जो भी आपके पास होगा, तो आप अपनी टीम को स्ट्रीमलाइन करेंगे। ये यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की आती है कि वो अपनी टीम को किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टास्क असाइन करेगा और उनके डेडलाइन क्या असाइन करेगा, ताकि जो क्लाइंट के जो कमिटमेंट आपका है डिप्लॉयमेंट का इस प्रोडक्ट को और इसके डिलीवरेबल्स जो हैं वो आप यहाँ पर डिसाइड कर चुके होते हैं, और उसकी कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन उसी हिसाब से मॉनिटरिंग आपके प्रोजेक्ट मैनेजर और आपकी टीम जो है वो उसको कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो आप है यहाँ तक का जो फेज हुआ ओवरऑल, ये आपके रिक्वायरमेंट से लेके सॉफ्टवेयर के जो डेवलपमेंट है उसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा मुस्तफ़ा, तुमने आज ज्वाइन किया है, ठीक है, मैं तो अभी मैं ऐड कर दूंगा तुम। सही। तुम मुस्तफ़ा कहाँ सिटी, तुमने सिटी में हो या और काशिफ तुमने भी आज ही ज्वाइन किया है यार। तुम लास्ट क्लास में कहाँ थे भाई, तुम थे ही नहीं लास्ट क्लास में। मैं तो तुम्हें, मैंने तो अटेंडेंस के बाद नाम तक सेंड करे हैं मैंने हर एक को, और मैंने गूगल क्लासरूम के ऊपर भी मैंने अटेंडेंस को सेंड किया है भाई कि ये लोग नहीं है, तो उसमें तो आपका नाम सर फहरिस्त है। आपने लास्ट 2 क्लासेस जो है पूरे वीक आप नहीं थे, और ये तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर चैट पे जो मैं भेजता हूँ एवरीवन को एंड में, वो सब मैं आपको भेज रहा होता हूँ, तो आप तो लास्ट 2 क्लासेस में थे ही नहीं। ठीक है, और मुस्तफ़ा आपने ज्वाइन किया है आप अच्छा, आप आपने रजिस्ट्रेशन कराई हुई थी पहले? हाँ तो आयशा आपको एक तो 11 जून की लगी हुई है, मैं चेक कर लूंगा, एब्सेंट में मार्क कर देख लेता हूँ मैं आपको। अच्छा, और अभी है नमाज का टाइम है माज, बस अभी 10 मिनट के बाद ऑफ करते हैं, फिर जल्दी से नमाज पढ़ लेना। ठीक है, फिर मगरिब तो होगी 25 पे होगी ना, मगरिब तो 7:25 पे होगी, तो अभी टाइम होगा इंशाल्लाह ताला, तुम्हें मिल जाएगा, अच्छा सा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और हम लेकिन ये कि मैं तकरीबन 15 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं, तो बस जल्दी से नमाज पढ़ के और ज्वाइन कर लेना, ताकि फिर हमें ज़रा मगरिब का टाइम हमें मिल जाए। मैं तो मैं क्लास जो है वो मैं 10-15 मिनट के बाद में इस सेशन पे जैसे एंड होता है तो उसको हम जल्दी से स्टार्ट कर देंगे, ताकि हमें टाइम जो है वो मगरिब का मिल जाए। ये मैं टाइम भेज रहा हूँ आप लोगों को सबको। ये सेकंड सेशन जो है वो हम मोइस डीबीएमएस का कोड तो मैंने अभी नहीं कराया है अभी डीबीएमएस में, अभी तो मैंने सिर्फ डिस्क्रिप्शन सिर्फ थी, सिर्फ डीबीएमएस पे तो मैंने सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ अभी। अभी तो मैंने लैंग्वेज को मैंने भी शुरू नहीं किया है, तो हाँ, लेकिन कल का लेक्चर अगर जो लेना चाहे वो कल का लेक्चर स्टार्ट रहते, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कल बेसिकली मैं डेवलपमेंट की तरफ जो है जो डिज़ाइनिंग होता है एआरडी वगैरह का, तो कल स्टार्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो इंट्रोडक्शन है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, वो मैं इंशाल्लाह कल स्टार्ट कर दूंगा। अटेंडेंस जो है आप लोग बिलाल आप लोग चेक करते रहे करें, अटेंडेंस जो है मैं एलएमएस पे इंशाल्लाह ताला क्लास के बाद जो है कोशिश करूँगा कि उसी डे में मैं अटेंडेंस को भी अपडेट कर दूं, तो आप लोग एलएमएस पे जाके चेक कर लिया करें। और मैं इसी अटेंडेंस को मैं जो जो एब्सेंट होते हैं उनकी लिस्ट को मैं गूगल क्लास के ऊपर भी स्ट्रीम में अपडेट कर देता हूँ मैं। तो हाँ मोए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अभी डीबीएमएस में मैंने कोड नहीं कराया है, डीबीएमएस में तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, और लेक्चर्स और उसके जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सब मैंने अपलोड, तुम्हें पता है मैं कर देता हूँ। मैं इस क्लास के भी मैं आपको पता है कि फ़ौरन ही अपडेट कर देता हूँ, तो डीबीएमएस के लिए मैं ऑलरेडी मैं उसी वक्त कर देता हूँ। कोड मैंने अभी नहीं कराया। ठीक है, अच्छा, डीबीएमएस का कोड कह रहे हो, क्लास का कोड, और मैं कुछ और समझ रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी भेजता हूँ। अच्छा, मैं गूगल क्लास में पूछ कह रहा हूँ तुम्हें, चलो मैं भी भेज देता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं समझ गया, ठीक, मैं भी भेज देता हूँ। मैं सेकंड सेशन में तुम लोगों को भेजता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक मुझे बता दीजिए कि आपके पास जो हमने बात की बिजनेस मॉडल से लेके इम्प्लीमेंटेशन यानी कि कोडिंग और डेवलपमेंट तक के, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए,
फिर हम इसे आगे फर्दर हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से हमने इसको क्या किया कि एनालिसिस किया, रिक्वायरमेंट वगैरह गैदर करी। अभी 10 मिनट रह गए, ठीक है, सेशन के एंड होने में। तो अभी नमाज के लिए चले आना, ठीक है, 10 मिनट के बाद फॉरन करें। अच्छा जी। और ये हमने इसको करने के बाद हमने इसको कोड डेवलपमेंट कर लिया। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो नेक्स्ट फेज जो है इसके वर्क फ्लो है वो है टेस्टिंग का फेज। तो मैंने कहा कि आप पहले जो है यहाँ पर जो टेस्टिंग करेंगे ये आप सॉफ्टवेयर हाउस खुद कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है वो इसको टेस्ट कर रहा होता है अपने, ठीक है। तो उसका टेस्ट प्लान वगैरह वो खुद डिजाइन करते हैं, खुद इसको बना रहे होते हैं इसको, ठीक है ना जी। तो ये वाला जो जो आपके पास है वो इसका ओवरऑल जो यहाँ टेस्ट फेजेस और टेस्ट प्लान हो रहा है ये सॉफ्टवेयर हाउस खुद कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो हम ये जो बात कर रहे हैं ये इस एस्पेक्ट से हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर हम डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं। जो आपके पास आप सॉफ्टवेयर हाउस जो है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है वो इसको ओके कर देता है, तो फिर आप उसे जो है वो आप डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो आपका यहाँ पर इसको सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लेता है। तो जितने भी आपके पास टेस्ट प्लान्स हैं वो सब यहाँ डिज़ाइन हो चुके होते हैं, और उससे फिर आप आगे जो है वो ओके जब तक नहीं करता उस तक आप डिप्लॉयमेंट तक जाते नहीं। और डिप्लॉयमेंट तो आपको पता है कि ये आपको एक्चुअल क्लाइंट के पास आप इसको प्लेस करते हैं आप इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह करनी है, अच्छे इसमें याद रखें। देखिए, डिप्लॉयमेंट जो टीम होती है वो डेवलपमेंट टीम से नॉर्मली डिफरेंट होती है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट टीम जो होती है वो बेसिकली डेवलपमेंट टीम से डिफर कर रही होती है। तो मतलब मैंडेटरी नहीं है कि ये उसमें कोई मेंबर इसका ना हो, लेकिन नॉर्मली ये डेवलपमेंट वाले जो है ये अपने डेवलपमेंट करते रहते हैं, और डिप्लॉयमेंट की टीम जो होती है ये एक सेपरेट टीम आपके पास होती है जो कि इसको देख रहे होते हैं, सपोर्ट वाले टीम वगैरह। अच्छा, किसी एक और स्टूडेंट ने भी ज्वाइन किया, अगर उन्होंने सेंड नहीं करी तो चैट पे सेंड कर दें। अच्छा जी। अब दूसरी बात ये मैं आपसे कर रहा था कि इसमें जो लिखा ना इंस्टॉलेशन, जो डॉक्यूमेंट ऑन इंस्टॉलेशन, कि आपको क्लाइंट साइड पे या डोमेन पे या क्लाउड पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर, कौन कौन सी लाइब्रेरीज, ये सब जो आपको इंस्टॉलेशन वगैरह करनी है, उनके जो भी वर्जन्स हैं लाइब्रेरीज के, सॉफ्टवेयर्स के, वो कौन से होंगे। ये जो यहाँ पर बात हो रही है कि प्रोसेसिंग नोड्स यानी कि जो आपके पास जो डोमेन है वो कौन कौन से होंगे, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर बताते हैं। और फिर डिप्लॉयमेंट प्लान बताते हैं कि इसमें आप पहले इंस्टॉलेशन की डेट क्या है, लाइब्रेरीज की अपडेट की डेट क्या है, टेस्टिंग की डेट, डिप्लॉयमेंट की भी टेस्टिंग होती है, यहाँ मेंशन नहीं हुआ, लेकिन फिर डिप्लॉयमेंट के बाद भी आप उसको जो आपने यहाँ पर टेस्ट किए होते हैं वो दोबारा से वही टेस्ट आप यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो ये क्लाइंट साइड के ऊपर डिप्लॉयमेंट की बात हो रही होती है, ठीक है जी। तो अब मुझे बता दीजिए, मैंने आपको बेसिकली ये जो फेजेस हैं और वर्क फ्लोज हैं ये बहुत डिटेल में मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन आज मैंने इसको काफ़ी थोरो मैंने इसको आपसे डिस्कस कर लिया है। तो अगर अभी तक आपको यूनिफाइड प्रोसेस में फेजेस और वर्क फ्लो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं उसमें अभी भी कुछ एम्बिगिटी है, तो आप मुझसे पहले वो क्लियर कर लें। फिर तो अब 6 मिनट रह गए, फिर इसका हमारा ये सेशन ऑफ हो जाएगा जी। हाँ भाई, किसी के पास कोई अगर क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, अटेंडेंस अगर किसी ने सेंड नहीं करी थी अभी तक, तो जिन्होंने ज्वाइन किया लेट वो जरूर सेंड कर दीजिए ताकि उनकी अटेंडेंस भी मैं मार्क कर दूँ, ठीक है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर हम नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करें, चलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट फेज जो आपके पास है वो फिर हम बात करेंगे कि इसमें जो डिज़ाइनिंग और एनालिसिस है उसके लिए जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो हम अपने पास जो इसका एनालिसिस करेंगे और उसका जो डिज़ाइन जो हम है जो करेंगे, उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक नोटेशंस हमें रिक्वायर्ड होती हैं जिसको हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो रही? मैं ज़रा इसको सेव कर लूँ आपके अटेंडेंस को, एक स्नैप लेके। चलो ठीक है। तो अब जो हम बेसिकली ये जो है नोटेशंस को यूनिट नोटेशंस की हम बात करेंगे कि ये आपके पास इसको रिमेंबर कि जो यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज है ये डिज़ाइनिंग के लिए, जो भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, देखिए जो भी आप जो आप रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं उसके आपके पास एक मेथड तो कॉमनली होता है कि आप टेक्सचुअल रिक्वायरमेंट गैदर जो है वो आप कर लें। आप एक और जो यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज है बेसिकली ये इसकी विजुअलाइजेशन
के थ्रू आप करते हैं। मतलब इसमें आप बहुत सारी डायग्राम्स को यूज़ करते हैं, कुछ नोटेशंस को यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन यूज़ करते हैं, और उसी हिसाब से फिर आप अपनी टेक्निकल टीम जो है उसको आप यही डॉक्यूमेंटेशन उनके हैंड ओवर कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बेसिकली जो डिज़ाइन की थी इस लैंग्वेज को या इस नोटेशंस को डिज़ाइन किया था, ये बेसिकली 3 हैं, गैंग ऑफ 3 के नाम से ये है, बुश, राम्बा और जेकब्सन। ठीक है, इन्होंने फिर एक कंपनी भी डिज़ाइन करी, रैशनल कॉर्पोरेशन, जो आपने इससे पहले देखा था यूनिफाइड प्रोसेस, वो रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस था, और वही बेसिकली स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और इसको जो यूज़ करता है, डायग्राम्स को यूज़ करता है, उसके लिए स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको समझ लीजिए कि इसमें जो हिस्टोरिक ये इन्होंने इनका कंट्रीब्यूशन है कि इसमें किसने ने क्या काम किया, तो इसमें जो मेथड्स और की जो नोटेशंस हैं, ये बुश की तरफ से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन है। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से रिलेटेड है, फेजेस, एप्लीकेशन डोमेन से रिलेटेड है, जो लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म है, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब हमारे पास यूनिफाइड प्रोसेस जो भी आपके पास है, इसमें यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज जो है इसको आप यूज़ कर रहे हो। अब ये होती कौन कौन सी हैं, ये मैं आपसे अभी क्विक मैं इसका रिव्यू देता हूँ, उसके बाद मैं उसको इंशाल्लाह सेकंड फेज में हम इसको बहुत थॉरली इसको देखेंगे। देखिए, ओवरऑल जो है पर डिफरेंट टाइप्स हैं यूएमएल डायग्राम की, उसको अगर आप देखें तो इसको ब्रॉडली हम दो इसके कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चरल डायग्राम्स हैं और दूसरी आपके पास बिहेवियरल डायग्राम्स हैं। ठीक है, ये इसको दो हिस्सों में इसको आप डिवाइड हम कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चरल डायग्राम हम पढ़ेंगे उसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लास डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं आज की डायग्राम है, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूज केस से, उसके बाद फिर हम क्लास डायग्राम पढ़ेंगे, फिर हम इसकी रियलाइजेशन पढ़ेंगे और फिर इसको देखेंगे, उसके बाद फिर एक्टिविटी करेंगे। मिड टर्म से पहले का जो आपका जो डायग्राम का है, मैं इसको यहाँ पर मेंशन भी कर दूँ कि हम यूज केस, क्लास डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम, ये 3 डायग्राम जो है ये हम इंशाल्लाह ताला मिड टर्म तक हम कंप्लीट कर लेंगे, और क्लास डायग्राम का कोड भी इंशाल्लाह ताला हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 3 डायग्राम तो आपको है जो कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह ताला, और आज यूज केस डायग्राम करेंगे, उसके बाद फिर हम क्लास डायग्राम। जैसे मैंने कहा कि इसमें स्ट्रक्चरल डायग्राम है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, जब डिप्लॉय करने जाते हैं आप, कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, ओवरऑल जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको कंबाइन करके जो आप कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लासेस को आप जो है वो ग्रुप करते हैं इनटू पैकेज, जिसमें मैंने कहा था नेम स्पेस को आप कहते हैं। तो ये आपके नेम स्पेसेस जो हैं, पैकेज जो हैं, उसके लिए आप डायग्राम आते हैं। फिर प्रोफाइल डायग्राम आप डिजाइन करते हैं। फिर जो भी कंपोनेंट्स आपके पास हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डोमेन के, आपका क्लाउड है, डोमेन है, कौन कौन से हैं, वो सब आप कंपोनेंट डायग्राम के अंदर शो करते हैं। और यहाँ पर आप फिर एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासेस के बिटवीन अगर कोई इंटरेक्शन आप बता सकते हैं कुछ है, तो वो फिर आप इसको यहाँ पर तो क्लास डायग्राम का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास डायग्राम का रोल आपका पैकेज डायग्राम के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल डायग्राम से रिलेटेड है कुछ चीज़ें, जिसमें मैंने कहा कि हम मिड टर्म से पहले इंशाल्लाह ताला जो क्लास डायग्राम और ऑब्जेक्ट डायग्राम को भी साथ ही हम कवर कर लेंगे। ये 2 डायग्राम यहाँ कवर हो जाएंगी, 2 स्ट्रक्चरल डायग्राम इंशाल्लाह ताला, और पैकेज डायग्राम को भी हम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो 3 डायग्राम लगाने की आप कोशिश करेंगे, क्लास डायग्राम, पैकेज डायग्राम और ऑब्जेक्ट डायग्राम। ये आपकी स्ट्रक्चरल डायग्राम से रिलेटेड है, और उसमें जो कोर रोल है बेसिकली वो क्लास डायग्राम का ही है। तो समय क्लास डायग्राम अगर हमने पढ़ ली तो फिर उसी के हिसाब से हम अपने ऑब्जेक्ट डायग्राम को भी हम डिजाइन कर सकते हैं, और उसी के एस्पेक्ट से हम अपने पैकेज डायग्राम को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 डायग्राम इंशाल्लाह ताला आपकी वो कवर हो जाएंगी। स्ट्रक्चर डायग्राम इस एरिया की मिड टर्म से पहले, मैंने कहा कोर हमारे पास होगी क्लास डायग्राम। फिर हम यहाँ पर दूसरी जो इसका जो 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 टाइप का जो कैटेगरी है वो आपके पास है बिहेवियरल डायग्राम। इसमें से मैंने कहा कि हम स्टार्ट लेंगे यूज केस डायग्राम से, फिर हमें इसके क्लास डायग्राम के बाद हम इसको एक्टिविटी को पढ़ेंगे। इसको नॉर्मली लोग पहले पढ़ते हैं, लेकिन मैं किसी वजह से मैं थोड़ी सी क्लास डायग्राम पहले स्टार्ट करूँगा, फिर मैं यूज केस को रिविजिट करूँगा। उसके बाद जब फिर दोबारा से हम क्लास को डायग्राम को थॉरली पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और पैकेज डायग्राम को कवर होने के बाद फिर हम एक्टिविटी डायग्राम की तरफ मूव होंगे। लास्ट वीक जो है वो हमारे एक्टिविटी डायग्राम के ऊपर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ डायग्राम्स हैं जिसको कहते हैं इंटरेक्शन डायग्राम। इंटरेक्शन डायग्राम के अंदर कम्युनिकेशन डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है ना, ये आपके पास कोर डायग्राम है इंटरेक्शन डायग्राम के। फिर इसके साथ डायग्राम भी आती है, टाइमिंग डायग्राम आती है, इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम आती है, तो ये भी इसका पार्ट है। लेकिन हमारे पास जो हम जिस पर ज़्यादा फोकस हमारा होगा वो कम्युनिकेशन डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम पर हमारा फोकस होगा।
और फिर एक और डायग्राम पास आती है, वो है स्टेट चार्ट डायग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कोर डायग्राम्स हैं वो यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, कम्युनिकेशन डायग्राम और सीक्वेंस